रात के इस मंच पे हमारे जो कर्मठ अध्यापक होते हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ बच्चे बैठे हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप सबका स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपना अपना परिचय दें, ताकि सबको पता चले कि हम कौन से स्कूल में कार्य कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योति जोशी और वर्तमान में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और ये कोरोना कक्षा की शुरुआत जो है मैंने अपने पूर्व विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखोली से शुरू की थी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावना नैथानी है और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे विद्यालय में भी विगत कई वर्षों से एक कक्षा कोरोना का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मदरसू विकासनगर से हूँ। मेरा जो विद्यालय है वो दुर्गम क्षेत्र का विद्यालय है, जहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे विद्यालय में कोना कक्षा का धाद और के सहयोग से और श्रीमती रेखा चौहान के सहयोग से पिछले कई वर्षों से संचालित है। धन्यवाद। मैम, आप इतने वर्षों से विद्यालय में कार्य कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों की शिक्षा में आप योगदान दे रही हैं उनको, तो आपके विद्यालय में आजकल क्या है, सभी लोग नवाचार की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से सीखें, उनको कैसे सिखाया जाए। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, ज्योति जी से, कि आपने कौन सा ऐसा नवाचार किया है और उस बच्चे से जो क्या है आगे पढ़ने में उनको मदद मिल रही है, या कैसे बच्चे सीखते हैं, या पुराना हमारा जो मेथड था वो ज़्यादा बेटर था या अब वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, और कौन सा नवाचार आपने अपने विद्यालय में? जी, नवाचार तो ऐसी चीज़ है समय समय पर और समय की मांग के अनुसार हम परिवर्तित करते रहते हैं। पुराने समय में जो पुरानी पद्धति थी तब के समय से बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और हमारे टीचिंग मेथड भी बदलते गए और हम और अपडेट होते गए, और आज के युग में जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, एआई का जमाना आ गया है, तो हमें बड़ी खुशी है और हम अपडेट रहते हैं और इसका भी भरपूर उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे जो है और बच्चों के साथ वो पिछड़ जाएंगे। तो हम जो है बेसिकली टीचिंग में जो है मैं रोल प्ले का और आईसीटी का उपयोग करने बहुत मुझे प्रभावी लगता है, और इससे बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है उसमें भी बहुत सुधार आता है। और हमारे बच्चे जो हैं जो अपना नॉर्मल सिलेबस होता है उसको तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ ही वो कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं और उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त होती है। और विद्यालय में तो जो है कि एक अकेले शिक्षक से तो नहीं होता है, तो मेरे साथ मेरी प्रधानाध्यापिका जो रही हैं सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरे पूर्व विद्यालय में जो मेरे साथ सहायक अध्यापिका थी, वर्तमान विद्यालय में प्रधानाध्यापिका थी, उन सबके सहयोग से हमने जो है बच्चों ने अपार सफलता हासिल की है, चाहे वो विभागीय कार्यक्रम हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। और नवाचार में अगर बेसिकली देखा जाए तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं उसमें रोल प्ले को बहुत महत्व देती हूँ, और बच्चों को जो है एक किताब के साथ साथ, किताब तो खैर हम उसको नहीं छोड़ सकते, किताब के साथ साथ जो है हम उन्हें स्मार्ट टीवी से और जो हमें टैब मिले हैं और नई टेक्नोलॉजी से परिचित करा के और उन्हें जो है अपडेट रखते हैं और ज्ञान देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। आप तो एक वैसे भी नाम ज्योति जोशी जी का नाम सबसे आगे आता है जब आपके विद्यालय की चर्चा होती है, तो आप बहुत मेहनत आप करते हैं, और देखा जाए तो सभी अध्यापक अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। तो मैं नैथानी जी मैम से जानना चाहूंगी कि आप अपने विद्यालय के बारे में बताएं। मेरा विद्यालय जैसा मैंने बताया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला है, जो कि ये दूरदर्शन केंद्र के जस्ट बगल में ही है। और जैसे कि मैडम ने नवाचार के बारे में बात करी है, तो जैसे हमारा माध्यमिक विद्यालय है जहाँ की कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, तो नवाचार जो है, जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं जैसे कक्षा 6, 7, 8, वहाँ कर पाना बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होता है। लेकिन जो बड़ी कक्षाएं हैं जहाँ पर हमने साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, पीसीएम ग्रुप पढ़ाना है, वहाँ थोड़ा नवाचार की जो संभावनाएं हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है और हमें जो सब्जेक्ट है उसकी कहें कि आत्मा को देखना पड़ता है कि हम उस तरीके से, अगर टेक्निकल विषय है तो टेक्निकली जो उसका उद्देश्य है वो बच्चे को दे पा रहे हैं,
प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। और जैसे कि अगर आप लोग अगर शिक्षक हैं कुछ, तो आप लोगों ने सुना होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसके आधार पर संपूर्ण शिक्षा का जो लेसन प्लान है या सिलेबस है या जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको पढ़ाया जाता है। तो विगत 2 वर्षों से हमारे विभाग की यह अपेक्षा रही है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है उसको रिप्लेस करके अब हम स्वयं की जो एनसीईआरटी द्वारा नई टैक्सोनॉमी बनाई गई है परख, उसको हम अपनी कक्षाओं में लाएं। तो ये भी एक तरह का नवाचार है जिसमें कि जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता, इन 3 डोमेन्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कि अगर साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं, अक्सर क्या होता है साइंस ग्रुप के जो टीचर होते हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जो बच्चे भी होते हैं थोड़े से आपने देखा होगा बहुत कैलकुलेटिव और रूखे, क्योंकि सब्जेक्ट का असर आता है। तो इन सब्जेक्ट को रूखा ना बनाकर बच्चे को समाज में जोड़ें, ताकि इन विषयों का जो उपयोग है वो संवेदनशीलता के साथ, रचनात्मकता के साथ बच्चे समाज के लिए कर सकें। इस पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जैसे कि अगर फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट है तो कुछ इस तरह से नवाचार किया जा सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न हो कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट दिया हो, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट कैसे करें, रेजोल्यूशन कैसे करें उसका, इस तरह से कंसेप्ट दिए रहते हैं। बच्चों से उनके विचार पूछे जाएं। तो कई बच्चों के विचार जो है विरोधाभासी होंगे, तो उसमें जो सही होगा तो टीचर एज अ गाइड जो सही कंसेप्ट होगा उसकी तरफ कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करके उस तरफ उन बच्चों को लीड करेगा। और बाकी उन जो प्रश्न है उनसे समाज के लिए रचनात्मक क्या कार्य किया जा सकता है, यह भी एक नवाचार के अंतर्गत आता है। और इस तरीके से हम जो है परख टैक्सोनॉमी को लेकर अपने विद्यालय में नवाचार कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि आप विद्यालय में किस किस तरह से कार्य करते हैं। और ये जो नवाचार, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको मेरे ख्याल से बच्चे सीखने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको जो नई नई जानकारी मिलती है स्मार्ट टीवी के द्वारा, उसके द्वारा, तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। थैंक यू मैम। अब मैं प्रीति मैम से जानना चाहूँगी कि आप अपने विद्यालय के बारे में कुछ बताएं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरा विद्यालय विकासनगर का दुर्गम का विद्यालय है। मेरे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। तो जो मैं अपनी बात रखूँगी वो मैं रखूँगी कोना कक्षा को जोड़ते हुए। ऐसे बच्चे जिनके पास कोई भी साधन नहीं है और उनके लिए जो कोना कक्षा के द्वारा जो हमें किताबें दी जाती हैं, बेहद स्तरीय किताबें हैं, बहुत अच्छे प्रकाशक हैं उनके। इस बार भी जो हमें किताबें मिली थी वो इतनी बढ़िया किताबें थी कि मतलब मुझे खुद भी अच्छी लगी, मैंने खुद भी उनको पढ़ा। साथ ही हमें जो चंपक मिलती है या और दूसरी जो पत्र पत्रिकाएं मिलती है, ये वहाँ के हर बच्चे के लिए आसान नहीं है कि वो इनको पढ़ सके। तो धात के द्वारा जो हमें ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है, तो सबसे पहले तो धात का धन्यवाद। और अब बात आती है कि हम अपने विद्यालय में नवाचार कैसे करते हैं। तो मेरा खुद का ये मानना है, क्योंकि मैं भाषा की शिक्षिका हूँ, कि भाषा हर विषय का आधार है और कैसे हम बच्चे की भाषा को बेहतर बनाएं। तो उसमें जितनी पुस्तकें बच्चों के पास उपलब्ध होंगी, जितने अच्छे प्रकाशकों की और अलग अलग तरह की विविधता से भरी हुई पुस्तकें, उतने बच्चे वो पढ़ेंगे उनको, तो उतने बच्चे की भाषा और मजबूत होगी। दूसरी एक चीज़ और भी है कि जो हमें किताबें मिलती हैं वो बच्चों को कई तरह की संस्कृतियों के बारे में, कई तरह के लोगों के बारे में, कई तरह के समाज के बारे में बताती है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनका दायरा बहुत सीमित रहता है, केवल अपने आसपास को जानते हैं। लेकिन जब बच्चे किताबों को पढ़ते हैं तो दूसरे समाज के बारे में, दूसरी संस्कृति के बारे में उनके अंदर उनको वो सीखते हैं, जानते हैं उनको। अच्छा, हमारे अलावा भी कोई और है जिनका रंग, ढंग, बोली, भाषा हमसे अलग होते हुए भी कुछ ना कुछ चीज हमसे मिलती है। तो जब बच्चे ऐसी चीजें सब सीखते हैं तो उनके मन में उन संस्कृतियों के प्रति, उन भाषाओं के प्रति, उन बोलियों के प्रति और उनको बोलने और व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति एक तरह का जुड़ाव महसूस होता है। तो ये सब जो है हम किताबों से ही सीखते हैं और मैं इसी तरह के प्रयोग अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ कि अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बताना। अपने उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो जिस क्षेत्र में मैं हूँ वो बिनहार इलाका कहलाता है, जो जौनसार और आपका रवाई, इनकी एक साझा संस्कृति है उनकी। आपका जौनपुर वाला जो इलाका भी है, तो वहाँ की बोली, भाषा और वहाँ के जो रीति रिवाज हैं
वो गढ़वाल के दूसरे क्षेत्र से या कुमाऊं से किस तरह से मिलते हैं, ये बच्चों को बताना। वहाँ की जैसे हम लोग जो स्थानीय बोली भाषा वहाँ के बच्चे बोलते हैं वो और अन्य बोली भाषाओं से किस तरह से मेल खाती हैं, ये भी बच्चों को बताना। ये सब का सब जो है केवल मुझे लगता है कि जो किताबें हमें मिलती हैं उनके माध्यम से ही संभव हो पाता है। और एक और बहुत बड़ी चीज जो होती है, जैसे मैं अपने आप भी ये सोचती हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम पढ़ाई के सामाजिक पक्ष की उपेक्षा करें तो शायद ये समझें कि केवल नहीं समाज को ना जोड़ के, समाज के साथ ना जोड़ के बच्चों को पढ़ाएं, तो ये चीज ठीक नहीं होगी। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं, आखिर में रहना तो समाज में ही है, और अपनी शिक्षा का उपयोग वो किस तरह से अपनी बेहतरी के लिए और समाज की बेहतरी के लिए कर सकता है, ये बहुत जरूरी होता है। तो पढ़ाई के माध्यम से जो पुस्तकें हमें मिलती हैं उनके द्वारा जो है हम ये सब काम करते रहते हैं। कई तरह की एक्टिविटी कराते हैं, जैसे आपका लोकल त्योहारों को मनाना, और जो भी पूरे उत्तराखंड में या देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको पढ़ाना। जैसे बैसाख के महीने में यहाँ पे उत्तराखंड में भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उत्तराखंड के पूरे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो उन त्योहारों के बारे में जब हम जानकारी देते हैं तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार में और पूरे भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में क्या साम्यता है, ये सब चीजें हम बच्चों को बताते हैं। तो मेरे विचार से यही एक नवाचार है कि उनके सामाजिक और संस्कृति को साथ लेते हुए अन्य संस्कृतियों से उनको जोड़ना, ये काम मैं करती रहती हूँ। और इसके लिए मुझे धात के द्वारा जो प्रदत्त किताबें हैं उनका बड़ा ही सहयोग मिलता रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने पूरी संस्कृति को, पूरी भाषा और बच्चों के साथ जोड़ करके उनको, ये वास्तव में ये नवाचार ही है एक तरीके का। हमें बच्चों को सिखाने की जो हमारी कला है, हम किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, वो हमारे लिए नवाचार है। जो भी हम नया प्रयोग करते हैं वो नवाचार कहलाता है। तो आपने तो धात के बारे में बता दिया कि धात की पुस्तकें बच्चों के लिए उपयोगी हैं। वास्तव में जब इतनी दूर का विद्यालय होता है तो और सब चीज़ों से वो कट जाते हैं बच्चे, उनको अपने आसपास में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, खाली उनका जो पास पड़ोस होता है वो भी इंटीरियर इलाका है, पहाड़ है, तो जनसंख्या भी कम नहीं होती पहाड़ों की, और उनके आसपास मकान भी कम होते हैं, बच्चे भी कम होते हैं। तो उस तरह की संस्कृति को अगर हम विद्यालय में अगर बच्चों के साथ हम उनको सिखाएं, उनको बताएं, तो बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलता है। और आपने तो बता दिया कि धात की चंपक पुस्तक जो आती है वो बच्चों को कैसी लगती है, किताबें कैसी लगती है। अब मैं ज्योति मैम से जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि जो धात कार्यक्रम चला रही है 1 गुना कक्षा का, उसकी जो किताबें आपके विद्यालय में जाती हैं, क्या कुछ बच्चों को लाभ मिलता है उनसे, या बच्चे उनसे कुछ फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं? मेरा विद्यालय जब धात कोना कक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से हम इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और हम उन सौभाग्यशाली विद्यालयों में से हैं जिन्होंने ये शुरुआत की। तो हमें धात का जो है समय समय पर बहुत सहयोग मिलता है, उत्साहवर्धन मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो जो बच्चे जब है चंपक उनके पास मैगजीन आती है, उसको सब बच्चे जो चाहते हैं कि हम आज हमें मिल जाए, आज हमें मिल जाए, तो हमने बच्चों का रूटीन फिक्स कर रखा है कि उनको जो है क्रम के हिसाब से हम देते हैं। क्योंकि चंपक अपने आप में नहीं कंप्लीट मैगजीन है, उसमें बच्चे का जो मतलब सर्वांगीण विकास होता है, उसमें पजल्स भी हैं, तो उसमें स्टोरीज भी हैं, मॉरल्स भी उनमें सीखे जाते हैं। तो एक तरह से बच्चा मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि गागर में सागर वाली बात जो है वो चंपक पुस्तक से हमें फुलफिल होती है। उसके अलावा जो साल भर में हमें 25 पुस्तकों का जो सेट मिलता है उसमें भी बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तकें होती हैं। समय समय पर धात के द्वारा हरेला पर्व कराया जाता है, चिट्ठी लिखो प्रतियोगिता कराई जाती है, जो कि एक अपने आप में अनूठी पहल है। क्योंकि चिट्ठी लिखना ये वाली मतलब हमारी जनरेशन ने भी बहुत कम लिखी है, और ये हमारे बाद वाली जनरेशन तो लगभग नहीं जानती है चिट्ठी लिखना। लेकिन ये चिट्ठी लिखने की जो अनूठी पहल है उससे बच्चों को पता चला है कि हाँ, हम शब्दों में लिखकर, बोल के तो आभार व्यक्त करते ही हैं, लेकिन लिखकर जब हम आभार व्यक्त करते हैं और जो हमारे सहयोगी हैं जब वो उस पत्र को पढ़ते हैं तो वास्तव में हम महसूस कर सकते हैं उन्हें कितना अच्छा फील होता होगा। तो ये बहुत अनूठी पहल है। और उसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिता जो होती है, बच्चे अपने सपनों के रंग उकेरते हैं, और हमारे बच्चे भी, जो विद्यालय के बच्चे, लगभग हर वर्ष उन्हें पुरस्कार मिलता है। इस साल भी मेरे विद्यालय के 2 बच्चे यहाँ पे पुरस्कार लिए हैं कला प्रतियोगिता में। तो उन्हें खुशी होती है कि हमें सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और साथ में टॉफी का पैकेट भी आता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग शीट्स आती हैं। तो मतलब बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए धात ने 101% एफर्ट्स जो किए हैं उससे हमें भी बहुत
उत्साहवर्धन मिलता है, बच्चों को भी मिलता है। और इतना मतलब कन्वीनियंट बना रखा है ना कि बाई पोस्ट हमारे स्कूल में वो आ जाते हैं, शीट्स आ जाती हैं, कोई किसी को कोई समस्या नहीं। दुर्गम, चलो हम तो देहरादून जिले में हैं, लेकिन दुर्गम चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, हर डिस्ट्रिक्ट में शीट्स पहुंचती हैं। जो बच्चे अब फिजिकली प्रेजेंट हो पाते हैं अपना पुरस्कार लेने के लिए तो ठीक है, नहीं हो पाते हैं तो वो उनके लिए पुरस्कार सर्टिफिकेट सब वहीं पहुंचाए जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। धन्यवाद। धात संस्था का वापस पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। 2 शब्द आप भी, समय का तो हमारे पास अभाव है। सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से धात संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे कि हमारे विद्यालय में भी एक कक्षा कोना का संचालित हो रहा है, तो हमारे यहाँ 3 क्लास में, कक्षा 6, 7, 8 में एक कक्षा कोना का, ये 3 जो कोने थे ये संचालित हुए। तो हमने ये देखा कि कुछ बच्चे तो पढ़ रहे थे जो कि घर के लिए भी किताब चाहते थे कि हमें घर के लिए दी जाए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल चित्र देखते थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो किताबों को फाड़ देते थे। पर सारे के सारे बच्चे उन किताबों को टच तो कर ही रहे थे किसी ना किसी रूप में। मतलब उनकी जो है उन किताबों के प्रति एक आकर्षण तो था ही। और जो ये पहल धात के द्वारा शुरू की गई है, पुस्तकें जो उपलब्ध कराई जाती हैं, ये बहुत ही उम्दा पहल है, क्योंकि किताबें जो हैं बच्चों के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक क्षमता और तनाव से मुक्ति, उनकी वोकैबुलरी, उनका कम्युनिकेशन पावर, इन सबको बढ़ाने के लिए मददगार तो होती ही हैं, उनकी रचनात्मकता को बाहर लाती हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि संसार में जो बदलाव लाना है तो जरूरी नहीं कि बड़े बड़े युद्ध ही लड़े जाएं। किताबें सबसे बड़ा हथियार होती हैं एक स्थायी ठहराव और बदलाव लाने के लिए। तो धात का तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बच्चे जो हैं आज के, ये बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि एक हमारा बचपन था जब हम 25 पैसे या 50 पैसे किराया देकर बांके लाल या नागराजा कॉमिक्स लिया करते थे छुप छुप कर, क्योंकि उस समय ये कॉमिक्स पढ़ना ये इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था जितना कि आज किताबों को पढ़ने के लिए जोर दिया जा रहा है। और हमारे जमाने में हम किराया देते थे और उस समय 25 पैसे या 50 पैसे जुटाना भी बहुत बड़ी बात होती थी हम लोगों के लिए। और आज ये बच्चे देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें कोई ना कोई ऐसा जागरूक व्यक्ति है जो इन बच्चों के लिए करना चाहता है, वो इनको किताबें उपलब्ध करवा रहा है। तो धात का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपेक्षा और रहेगी मेरी कि जो किताबों का संकलन है वो कुछ इस तरह से हो कि बच्चे मोटिवेट हो सके। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे हमारे पूर्वज, भारत की महान विभूतियां, तो मुझे लगता है इन किताबों से बेहतर बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास कोई और चीज कर ही नहीं सकती। तो अगर ऐसी किताबें इसमें समाहित की जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि हम बचपन में पर्यावरण की किताबें नहीं पढ़ा करते थे, जैसे कि आजकल पर्यावरण एक सब्जेक्ट हो गया है। और यदि हमारे अंदर नैतिकता है तो मुझे लगता है पर्यावरण पढ़ने की तो आवश्यकता कतई नहीं है। अगर हम नैतिक रूप से समृद्ध है तो मुझे नहीं लगता हम पॉलिथीन इधर उधर फेंकेंगे, टॉफी के छिलके या चिप्स के रैपर को इधर उधर फेंकेंगे। हमें पूर्ण संज्ञान रहेगा इस चीज का कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो नैतिकता पर्यावरण पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है और किताबें इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। और धात को फिर से शत शत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपके बच्चे इन किताबों से लाभ उठा रहे हैं तो शायद यहाँ जो बैठे हमारे कोना कक्षा के सहयोगी हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा सुनने में कि जो हम बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, जो हम बच्चों को सहयोग दे रहे हैं, उससे वास्तव में जो बच्चे हैं वो लाभ उठा रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो जो अभी आपने कहा कि हमारे पूर्वज जो किताब पहले चलती थी इस तरह की किताबें हैं, तो अभी हमने हाल ही में पिछले साल हमने CBT की बुक्स हमने सेलेक्ट की हैं, तो उसमें पंचतंत्र की कहानियाँ और हमारे महान विभूतियाँ इस तरह की किताबें हमने सेलेक्ट की हैं जो अभी हमारा जब नया बैच जब जाएगा तो उसके साथ जाएंगे। तो आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्कूल की सब बातें, अपने बच्चों का ज्ञान और सब कुछ अब सभी के बीच में साझा किया, इसके लिए थैंक यू। और आप सबको सुनने के लिए थैंक यू सो मच।